हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू, आज हम लोग देखेंगे जो पिछले ईयर का केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, क्योंकि कल ही एग्ज़ाम है आपका 21/05/2025 को है आपका एग्ज़ाम। तो कल के एग्ज़ाम के लिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको देख, जैसे परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मीथेन। तो इसमें क्या है, बहुत सारा प्रिंट जो है, प्रिंट इधर उधर किया हुआ है या नहीं दिख पा रहा है अच्छे से। तो मैं क्या करता, मैंने जितना भी इंग्लिश वाले क्वेश्चन है, मैं दोनों पीडीएफ अगर आप बोलोगे आपको चाहिए होगा तो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कैसे आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन। तो मैंने ये क्या किया है, इतने जो क्वेश्चंस लिखा हुआ है इसको मैं डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में अपने से लिख लिया हूँ। तो चलिए वहाँ से शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या है। हिंदी वाला मैं नहीं कर पाया, इंग्लिश वाला ही केवल कर पाया हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम था। क्या लिखा हुआ है, द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मीथेन। तो सबसे पहले परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं। तो परसेंटेज पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था कैसे करना है। तो अब क्या करो, आप कार्बन का मास देख लो। कार्बन का मास 12 होता है, हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या है, CH4 है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 4। अब बात करते हैं किसका परसेंटेज पूछ रहा है, परसेंटेज कंपोजिशन दोनों का पूछ रहा है। तो कार्बन का अलग से और हाइड्रोजन का अलग से निकालो, या फिर किसी एक का निकालो और 100 से माइनस कर दो, दोनों का निकल जाएगा। तो कार्बन का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कार्बन का परसेंटेज निकालना है तो जो गिवन है डिवाइड बाई टोटल होता है हम लोग के, इंटू 100 होता है, ठीक है ना। तो इसको कर लो तो कितना हो जाएगा, 4×3 = 12 एंड 4×4 = 16 हो जाएगा। और इसको 25 से कट जाएगा, 4×25 से 100 हो जाता है। तो 25×3 यानी कि 75% हो गया। तो कार्बन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 75%, कार्बन 75% और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा आपको 25%। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द इम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड CH3COOH। देखो इम्पेरिकल फार्मूला निकालने की ना सबसे सिंपलेस्ट मेथड मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे जो भी दिया हुआ है उसको क्या कर लो आप, सिंपल फॉर्म में लिख लो। जैसे C कितना है, 1 और 1 2 बार, तो C2 लिख लिया आपने। H कितना है, 3 और 1 4 बार, तो H4 आपने लिख लिया। फिर O कितना है, 2 बार है, O2 आपने लिख लिया। इसमें से जो कॉमन निकल रहा है उसको हटा दो, या फिर HCF निकाल करके उसको रिमूव कर दो। तो देखो यहाँ पे 2 है, 4 है, 2 है, तो 2 तीनों से निकाल सकते हैं। तो 2 से तीनों को अगर आप डिवाइड करोगे, डिवाइड बाई टू तीनों को से कॉमन जो टर्म है उससे अगर आप डिवाइड कर दो, क्या बच जाएगा, C2 / 2 1 हो जाएगा, H2O। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्या है, CH2O, दिस विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला है हमारे पास क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 12 ग्राम मैग्नीशियम। तो देखो 12 नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है। तो सबसे पहले जान लो कि मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट कितना होता है। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट 24 यूनिट होता है। तो अगर 24 यूनिट बोल रहा है तो 24 ग्राम मतलब इतना एटम हो जाएगा, 6.02 इंटू 10⁻23। 12 ग्राम में कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि इसको 2 से डिवाइड किया तो 12 ग्राम हुआ, तो इधर भी 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3.01 इंटू 23 एटम्स हो जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग के पास आधा मोल देख लो, आधा मोल दिया हुआ है। सिंपल से नंबर ऑफ मोल्स अगर फाइंड कर लोगे तो नंबर ऑफ मोल क्या होता है, गिवन मास बाई मोलर मास होता है, बाई मोलर मास। तो मोलर नंबर ऑफ मोल्स अगर निकाल लोगे तो हर एक मोल में आपको पता है कि 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे तो उससे आपका इजी बन जाएगा। तो गिवन मास है हमारे पास 12, मोलर मास कितना होता है 24, कितना हो जाएगा 0.5। अब देखो कि इनमें से किसका 0.5 वाला ऑप्शन आ रहा है। देखो 12 ग्राम सी, तो कार्बन का मास कितना होता है 12, और यहाँ पे गिवन कितना है 12, तो 12/12 कितना, 1 मोल हो गया। तो ये तो नहीं हो सकता है, हम लोग का आधा मोल आ रहा है ना, आधा मोल में इतना एटम्स आ रहा है। अब 20 ग्राम कैल्शियम के बारे में बात करते हैं। तो कैल्शियम का मास कितना होता है, कैल्शियम का मास दिया हुआ है 20 और मास होता है 40। तो ये कर रहे हैं 0.5 हो जाएगा, 1/2 यानी कि 0.5 हो जाएगा। तो यही हमारे पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 18.25 ग्राम ऑफ HCl गैस इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। तो मोलालिटी का फॉर्मूला देख लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है हम लोग, WN इज इक्वल्स टू क्या होता है, WB/MB, यानी कि गिवन मास बाई मोलर मास। तो मैंने यहाँ सारा का सारा वैल्यू लिख दिया है आपके लिए, देख लो यहाँ पर सारा का सारा वैल्यू लिखा हुआ है। तो WB यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है 18.25, ठीक है। WA यानी कि हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट 500 ग्राम यहाँ पे दे रखा है।
मोलर मास 36.5 ग्राम। तो 36.5 ग्राम कैसे निकाले, तो हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, क्लोरीन का कितना होता है, 35.5 होता है। इन दोनों को ऐड करोगे तो 36.5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास एम बी होगी। इन तीनों का वैल्यू अगर पुट करोगे तो आपके पास आंसर ईजिली आ जाएगा। तो फॉर्मूला हो जाएगा WB/MB। चूँकि ग्राम में दिया है तो ऊपर में हम लोग को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंटू 1000, केजी में दे रखा होता तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटू 500 हो गया यहाँ पे। तो WB/MB, WB हमारे पास है 18.25, MB दे रखा हमारे पास 36.5, यहाँ पे गुने 1000 है, यहाँ पे गुने 500 हो गया। ये देख लो कैलकुलेट करके, इस 2 टाइम में चला जाएगा, 2 बार में चला गया, और ये 2 बार में चला गया, तो 2 2 चल गया, कितना बचा, 1 आया। 1 मोलल बोलते हैं इसको, तो 1 मोलल बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास। अगला है हमारे पास द सीरीज ऑफ लाइंस इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच अपियर इन द विजिबल रीजन। तो मैंने सारा का सारा आपका लिख दिया है कौन से विजिबल रीजन में लाइक करते हैं। तो देखो ध्यान से, विजिबल रीजन में कौन कौन लाइक करता है, तो बाल्मर जो है वो विजिबल रीजन में लाइक करता है। जो लाइमन सीरीज होता है, लाइमन सीरीज करने का मतलब कहीं से भी इन्फिनिटी से, चाहे एन इज इक्वल्स टू कोई भी, देखो एन ये न्यूक्लियस हो गया, ये पहला सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, ये तीसरा सेल, ये चौथा सेल। एन इक्वल्स टू 1 कहने का मतलब के सेल, एन इक्वल्स टू 2 कहने का मतलब एल, एन इक्वल्स टू 3 कहने का मतलब एम एन। तो एन इक्वल्स टू 1 है, एन इक्वल टू 2, एन इक्वल टू 3, एन इक्वल टू 4। कहीं से भी अगर पहले वाले पे गिरे उसको हम लोग लाइमन सीरीज बोलते हैं, और कहीं से अगर दूसरे वाले पे गिरे, कहीं से तीसरे से गिरे या चौथे से गिरे या पांचवे से गिरे, कहीं से गिरे उसको हम लोग बाल्मर सीरीज बोलते हैं। और कहीं से अगर तीसरे वाले पे गिरे उसको पास्टन सीरीज बोलते हैं, कहीं से चौथे वाले पे गिरे उसको हम लोग ब्रैकेट सीरीज बोलते हैं, और कहीं से पांचवे वाले पे गिरे उसको हम लोग पिफंड सीरीज बोलते हैं। तो यहाँ पे विजिबल रीजन जो होता है वो बाल्मर रीजन विजिबल रीजन में होता है, क्योंकि लाइबल आपका अल्ट्रावायलेट, सबको याद कर लेना, एक दिया हुआ है लेकिन सब पूछा एक है, लेकिन याद सबको कर लेना। क्या होता है, लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट में लाई करता है, बाल्मर सीरीज आपका विजुअल रीजन में लाई करता है, पास्चर नियर इंफ्रारेड ब्रैकेट फार इंफ्रारेड, और पिफंड फार इंफ्रारेड। तो तीनों को कर सकते हैं, इन तीनों को आप इंफ्रारेड रीजन में, बाल्मर जो हो गया विजुअल रीजन में, और लाइमन जो हो गया वो अल्ट्रावायलेट रीजन में। तो ये अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2p ऑर्बिटल हैज़ द वैल्यू। तो देखो L का वैल्यू क्या होता है, 0s के लिए होता है, 1p के लिए होता है, 2d के लिए होता है, 3f के लिए होता है। अब 2p बोल रहा है तो n इज इक्वल्स टू 2 हो गया। n क्या होता है, क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये आपका n को दिखाता है और ये l को दिखाता है। तो l p के लिए कितना है, 1 है, तो n का वैल्यू 2 हो गया, और p का l का वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास, 1 हो जाएगा। तो n का वैल्यू 2, l का वैल्यू 1, कहीं ऑप्शन है तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल रूल स्टेट्स द इलेक्ट्रॉन इंटर्स द सब लेवल दैट हैज लीस्ट एनर्जी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका अबाव होता है, जिसमें n+l रूल से भरा होता है, जिसको क्या बोल सकते हैं कि जो लोवेस्ट एनर्जी लेवल होता है उससे हाईएस्ट पे जाता है। आपने पढ़ा होगा 1s2, 2s2, 2p6, तो इस तरह से भरते हैं। तो इसमें क्या होता है, हम लोग n+l रूल को फॉलो करते हैं, जिसमें कि अगर मेरे पास कुछ भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोवेस्ट एनर्जी पे जाएगा, फिर उससे हाईएस्ट एनर्जी पे। तो यहाँ पे सबसेल में लीस्ट एनर्जी वाला पूछ रहा है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन तो आपका अबाव प्रिंसिपल होगा। लेकिन और सारे प्रिंसिपल के बारे में भी थोड़ा सा जान लो। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता क्या है, तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है कि कोई दो इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। जैसे चारों क्वांटम नंबर देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन तो भरे हुए हैं, ठीक ठाक लग रहे हैं, लेकिन दोनों का स्पिन देखो अलग अलग नहीं है। स्पिन सेम होगा वो नहीं हो सकता। स्पिन सेम कहने का मतलब आपका स्पिन क्वांटम नंबर सेम हो जा रहा है। तो यहाँ पे चारों क्वांटम नंबर तो अलग अलग नहीं हुए ना। यहाँ पे देखो आपका स्पिन पहले इस तरह से है, दूसरे में इस तरह से, तो ऐसा रखो चाहे पहले ऐसा रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑपोजिट स्पिन होना चाहिए, चारों क्वांटम नंबर सेम टू सेम नहीं होना चाहिए। बातें समझ में आ रही है। आगे बात करते हैं हम लोग। अगला जो है हम लोग का हुंड्स रूल। हुंड्स रूल क्या कहता है कि हुंड्स रूल कहता है कि पेयरिंग तभी होगा जब सारे के सारे ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो जाएंगे। और याद रखना है कि जो ऑर्बिटल्स जो हम लोग सब सेल्स जो है, सब सेल्स में अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं तो पहले वाले जो अनपेयर्ड वाले हैं उनको अगर हम लोग रख रहे हैं तो उनको क्या करना है, सबसे पहले याद रखना कि उनको सबसे पहले पैरेलली फिल करना है। एक ऐसे करके रखे हैं तो दूसरा भी ऐसे ही करके रखना है। जैसे यहाँ पे चेक कर लो, एक इस तरह से है, दूसरा इस तरह से, तो ऐसा हम लोग को फील नहीं करना है। या फिर क्या है कि देखो यहाँ पे लास्ट में क्या है, आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो तीनों में इस ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसमें हम लोग पेयरिंग कर लेते। पेयरिंग तभी करेंगे जब तीनों में आपका सिंगली फील्ड हो जाएगा। तो हमारे पास अगर 4 इलेक्ट्रॉन होता
4 इलेक्ट्रॉन मतलब ऐसे फिल करते हैं 1 2 3 और चौथा यहाँ पे होता है, इसको हम लोग हुंड्स रूल बोलते हैं। जबकि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तो आपका पोजीशन और मोमेंटम एक नहीं हो सकता, उसमें अनसर्टेनिटी होता है, उसको दिखाता है। जैसे डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी या डेल्टा एम डेल्टा भी होता है, इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 होता है, तो ये अलग चीज़ है। अगला हमारे पास द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन रिटेंड इन Fe2 प्लस एटॉमिक नंबर Fe इक्वल्स टू 26। तो देखो यहाँ पे हमारे पास, तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो है आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, तो 26 एटॉमिक नंबर के लिए हम लोगों ने कन्फिग्रेशन लिख लिया है। टोटल हमारे पास कितने हैं, तो आर्गन में 18 हो गया, फिर 4s/3d6 होता है, तो ये हमारे पास एटॉम। अब बोला है कि Fe2 प्लस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, 4s से निकलेगा। तो 4s से जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन बचे कितने, काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन बचे। तो हमारे पास डी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है, वही पूछ रहा है, तो 6 इलेक्ट्रॉन रिटेन हुआ। दिस इज द करेक्ट आंसर हमारे पास हो गया। अगला है हमारे पास, अगला क्वेश्चन पूछता है व्हाट विल बी द वेव लेंथ ऑफ बॉल ऑफ मास 0.1 kg मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये डी ब्रोगली वेवलेंथ का है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला आपका लैम्डा इज इक्वल्स टू h/md होता है, जहाँ h आपका प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, जिसका वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है। मास m मास होता है और v वेलोसिटी होता है। मास कितना दे रखा है 0.1 kg, हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिया, सारा वैल्यू पुट किया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही हो जाएगा। तो आंसर आपका आ जाएगा 6.626 इंटू 10 का पावर -34। और अगर हम लोग इसको जूल सेकेंड में ले रहे हैं, इसको मीटर पर सेकेंड में ले रहे हैं, इसको केजी में ले रहे हैं, तो यूनिट आपका मीटर में आता है। समझ में आया ना, तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 6.626 इंटू 10 का पावर -34 मीटर। अगला हमारे पास द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट का आउटर कन्फिग्रेशन जनरल क्या होता है, एन, पहले तो शुरुआत से शुरू करते हैं, तो शुरुआत में सबसे लोअर पे बढ़ते हैं, एन डी 1 to 10 और NS 0 to 2 होता है। उसी तरह से अगर मान के चलो F का पूछ देगा तो N-2 करना होगा यहाँ पे, N-2 F 1 to 14, ठीक है। फिर N-D N-1 D 0 to 1 और NS2 होता है। ये होता है एफ ब्लॉक के लिए, समझ में आ रहा है ना। तो उसी तरह से एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक का याद रख लें, दोनों को याद रख लें, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी हो जाएगा यहाँ पे। अगला है आउट ऑफ द फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड क्लोरीन विच एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी देखो हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ये आउटर मोस्ट सेल है, सपोज दैट बाहर से कोई एक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे आता है तो यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होता है उसी को इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला जो होता है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी उसका होता है। तो यहाँ पे होना चाहिए था फ्लोरीन को, आप लोग याद भी आप लोगों को सबसे ज़्यादा लगेगा कि फ्लोरीन होता है, लेकिन फ्लोरीन का साइज चूँकि बहुत छोटा होता है, साइज छोटा होने के कारण क्या होता है, क्लोरीन का जस्ट फ्लोरीन के बाद क्या होता है आपका ऑक्सीजन का होता है, लेकिन क्लोरीन के बारे में बात करें उसी में लाई करता है। जैसे लेफ्ट टू राइट जाओगे तो लेफ्ट टू राइट में इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बढ़ते जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बढ़ता है। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में अगर हम लोग चेक करेंगे तो क्लोरीन का हो जाएगा आपका, तो क्लोरीन का साइज चूँकि थोड़ा सा बड़ा होता है, तो वहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहा है तो ईजिली वहाँ पे सस्टेन कर सकता है। लेकिन फ्लोरीन में अगर बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसके बीच में इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हो जाएगा, जो कि उसको अनस्टेबल बता देगा। इसीलिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सॉरी Cl डी। अगला हमारे पास फॉर अ गिवन प्रिंसिपल लेवल n इज इक्वल्स टू 4, एनर्जी लेवल ऑफ इट्स सबसेल इज इन द ऑर्डर। अब n का वैल्यू मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू हम लोगों ने 4 दिया। अब l का वैल्यू 0 1 2 3 हो सकता है, तो 0 किसके लिए, s के लिए, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। तो n प्लस एल रूल, जिसको हम लोग अबाउ रूल भी बोलते हैं, उसमें हम लोग सारा वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो n प्लस s के लिए 4 प्लस 0 4 हो गया, p के लिए 4 प्लस 1 5 हो गया, d के लिए 4 प्लस 2 6 हो गया, f के लिए 4 प्लस 3 7 हो गया। तो क्लियरली दिख रहा है 7 6 5 4, कहने का मतलब 4 का एनर्जी लेवल सबसे ज़्यादा होगा, देन 4d का, देन 4p का, देन 4s का। तो सबसे ज़्यादा किसका है, f का है। तो सबसे ज़्यादा f कहाँ पे दिख रहा है, f सबसे ज़्यादा है, f के बाद क्या हमारे पास d दिख रहा है, d के बाद p दिख रहा है, उसके बाद s। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ आयन रिप्रेजेंट्स द कलेक्शन ऑफ
आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है? डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब। अब सब में हम लोग देख लेते हैं किसका क्या होता है। तो पोटासियम का देखो, पोटासियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से चला गया, प्लस लिखा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन चला गया मतलब इसमें कितना हो गया? 18 हो गया पहले वाले में। कैल्शियम में कितना होता है? कैल्शियम का लिखा हुआ है यहाँ पे 20, 2 इलेक्ट्रॉन गया मतलब इसका भी 18 हो गया। स्कैंडियम कितना होता है? 21, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो कितना हो जा रहा है बेटा? 18 हो जा रहा है। फिर क्लोरीन, क्लोरीन का कितना है? 17, एक माइनस दिख रहा है मतलब आ रहा है बाहर से, तो 18 हो गया। तो पहला वाला ही आपका आइसोइलेक्ट्रिक है, ऑप्शन नंबर ए, आगे छोड़ दो। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ लीनियर शेप। अब लीनियर शेप के लिए बात क्या करते हैं? एसपी जो होता है उसका लीनियर शेप होता है, याद रखना, एसपी का लीनियर शेप होता है। फिर आता है हमारे पास sp2 का। sp2 का होता है क्या? आपका ट्राइगोनल प्लानर होता है, कुछ इस तरह का दिखता है, ट्राइगोनल प्लानर, ठीक है। फिर sp3 के बारे में बात करते हैं तो sp3 का आपका टेट्राहेड्रल होता है, कुछ इस तरह का दिखता है, टेट्राहेड्रल। तो ये, और फिर आपके बाद फिर आता है sp3d। sp3d, इसमें sp3d में क्या होता है? ट्राइगोनल बाई प्लानर हो जाता है, मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस तरह से ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो जाता है। फिर sp3d2 आता है, sp3d2 आता है। sp3d2 का ऑक्टाहेड्रल होता है या फिर स्क्वायर बाई पिरामिडल होता है, इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन एक प्लेन पे और एक ऊपर एक नीचे होता है। तो इन सब का आप क्या कर लेना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से आप शेप अच्छे से याद कर लेना। बोल रहा है कि लीनियर शेप किसका है, तो लीनियर मतलब एस जिसका होगा उसका लीनियर शेप हो जाएगा, एसपी जिसका होगा तो काउंट कर। तो अब एसपी हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या करना है हम लोग को? नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर काउंट करते जाना। तो BeCl2 में देख लो, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है और उसने 2 बॉन्ड भी बनाया है। तो 2 बॉन्ड बनाया है तो 2 बॉन्ड पेयर, एक भी लोन पेयर नहीं, तो 2 बॉन्ड पेयर, तो 2 बॉन्ड पेयर के लिए sp हो जाएगा, 3 के लिए sp2 हो जाता है, 4 के लिए sp3 होता है, 5 के लिए sp3d होता है, 6 के लिए sp3d2 हो जाता है। तो लीनियर बोल दिया तो sp यहीं पे मिल गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो गया। फिर हमारे पास है द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट म्यू इक्वल्स टू क्यू इंटू डी होता है, जहाँ पे डी डिस्टेंस होता है, क्यू आपका चार्ज होता है। चार्ज का यूनिट कुलम्ब होता है, डी का यूनिट मीटर होता है। तो हम लोग इसको कुलम्ब मीटर भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे डैश लगाना होता है, क्योंकि अगर डैश नहीं लगा हुआ तो cm सेंटीमीटर जैसा फील होगा। तो कहीं पे आपको अगर कुलम्ब मीटर के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा तो C-m करके दिया हुआ रहेगा, और C-m यानी कि कुलम्ब मीटर को हम लोग डिवाई बोलते हैं, तो यहाँ पे यूनिट आपका डिवाई हो जाएगा, करेक्ट। फिर हमारे पास है द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल। अब सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं, पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड को बोलते हैं। तो बेंजीन के बारे में, बेंजीन में बोल रहा है। अब बेंजीन में, बेंजीन के स्ट्रक्चर ये है, यहाँ पे याद रखना कि हाइड्रोजन जो है वो छिपे हुए होते हैं, हाइड्रोजन दिखते नहीं है यहाँ पे। दीज आर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है ये, हाइड्रोजन दिखते नहीं। तो हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनाया है कार्बन, उसको भी तो काउंट करना पड़ेगा ना, वो याद रखना, नहीं तो फिर सब क्या करते इसी में काउंट करके खेल खत्म कर दो, वैसा नहीं है। तो काउंट करो सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड कितना है। तो सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12। तो सिग्मा हो गए 12। पाई कितने हो जाएंगे? तो पाई देख लो, पाई बॉन्ड कितना है? 1 2 3 ही पाई बॉन्ड है, तो 12 सिग्मा 3 पाई, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड करने के लिए याद रखना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से चलते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑक्सीजन या ऑक्सीजन आयन के लिए इस तरह से होता है, ठीक है ना। देखो 12 ऑक्सीजन आयन के लिए ये फॉर्मूला याद रखना, सिग्मा 1s से ग्रेटर होता है सिग्मा स्टार 1s, देन सिग्मा 2s, देन सिग्मा स्टार 2s, देन सिग्मा 2pz, और सिग्मा 2px 2py का वैल्यू सेम होता है। फिर सिग्मा स्टार 2px 2py उससे बड़ा होता है सिग्मा स्टार 2pz। अब क्या करते हैं, जो स्टार दिख रहा है, इस स्टार को हम लोग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा उसका स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा। बॉन्ड ऑर्डर कहने का मतलब कि उसमें नंबर ऑफ बॉन्ड से हो, उसको बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए BMO यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन है माइनस ABMO यानी कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन है डिवाइडेड बाई 2 करके हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। तो अगर 16 इलेक्ट्रॉन के लिए निकालने जाओ तो 16 इलेक्ट्रॉन हम लोग भरेंगे कैसे? यहाँ पे 2 भरेंगे, यहाँ पे 2 भरेंगे, यहाँ पे 2 भरेंगे, यहाँ पे 2 भरेंगे, कितना हो गया? 8 हो गया, 2 4 6 8 2 10 हो गया, 10 11 12 13 14 15 और एक 16 हो गया।
अब इसमें काउंट करो कि बॉन्डिंग कितने होंगे और एंटी बॉन्डिंग कितने होंगे। तो बॉन्डिंग वाले काउंट करो, जिसमें स्टार नहीं उसको बॉन्डिंग बोलते हैं। तो 2 4 6 8 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाएगा में इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर सॉरी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में देखते हैं कितने हो जाएंगे, यहाँ से 2 यहाँ से 2 2 2 4 और 2 6 हो जाएंगे डिवाइड बाई 2, यानी कि 10 - 6 यानी कि 4 डिवाइड बाई 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा। 15 के बारे में बात करेंगे तो 15 में क्या हो जाएगा, यहाँ से एक हटा दोगे, यहाँ से एक हटा दोगे मतलब कि 10 - 5 हो जाएगा, 10 - 5/2, तो 10 - 5 यानी कि 5/2 यानी कि 2.5, तो इसका हो जाएगा आपका 2.5 बॉन्ड ऑर्डर, इसका 2.5, इसका हो जाएगा बॉन्ड 2। अब 14 इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, मतलब कि 15 था, 16 में यहाँ पे 2 2 था, एक एक दोनों जगह था, ठीक है। 15 में एक हटाया, 14 में दोनों हटा दिए, तो किस में से हटा रहे हैं हम लोग, एंटी बॉन्डिंग से 2 हट गया, तो 6 था उसमें 2 हट गया, तो कितना हो गया 10 - 4 हो गया, 10 - 4/2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3। 17 इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे तो 17 इलेक्ट्रॉन देखो होगा क्या, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 16 इलेक्ट्रॉन जब था तो यहाँ ऊपर में एक इलेक्ट्रॉन था, नीचे में एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों में से किसी एक के पास बढ़ जाएगा तो आपका 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर 2 हम लोग का यहाँ पे आ गया तो 10 - 6 था पहले, 10 - 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 10 - 7/2, ये हो जाएगा। तो 10 - 7/2 यानी कि 3/2, कितना हो जाएगा 1.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1.5। फिर 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी चला जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन दोनों जगह चला जाएगा, यहाँ भी चला जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन में, तो 16 था, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, तो 17 एक यहाँ बढ़ा एक यहाँ बढ़ा, 18 18 हो गया, 18 टोटल हो गया। तो 18 में क्या बात करेंगे हम लोग, 10 - 6 था, अब 10 - 8 कर देंगे, तो 10 - 8/2 कट करने, इसको सॉल्व करके कट करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 1। तो देख सकते हो यहाँ पे सबका बॉन्ड ऑर्डर आपका निकल चुका है। तो सबसे ज़्यादा किसका है बेटा, O2 2+ का सबसे ज़्यादा है। तो देखो कि सबसे ज़्यादा O2 2+ कहाँ पे दिख रहा है, तो O2 2+ यहाँ पे दिख रहा है, और O2 2+ यहाँ कम है, यहाँ O2 2+ कम है, तो आंख बंद करके O2 2+ को कर दो, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा दिख रहा है। उसके बाद नन ऑफ दिस का भी ऑप्शन है, तो नन ऑफ दिस भी हो सकता है। O2 2+ के बाद क्या है 2.5 O2+ का, 2.5 O2+ का हो गया, ठीक है। उसके बाद 2 है, 2 किसका है O2 का है, O2 का। फिर किसका है O2- का 1.5, उसके बाद O2 2- का सबसे कम है 1, तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। अगला क्या है क्वेश्चन, द बॉन्ड एंगल ऑफ द पेंटागोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री इज आर, दो पूछा है, अगर इज भी पूछा है आर भी पूछा है, अगर इज केवल होता है तो केवल एक ही होता है। यहाँ पे देखो पेंटागोनल बाई पिरामिडल दिखता है ऐसा है, तो याद रखना यहाँ पे 2 ही एंगल दिया है, लेकिन टोटल होता 3 एंगल है। अब ये प्लेन के ऊपर लाई करते हैं, इनके बीच का एंगल होता है 90 डिग्री, और यहाँ पे अगल बगल में जो लिगेंड होते हैं उनके बीच का एंगल होता है 72 डिग्री, और इनके बीच का एंगल होता है 180 डिग्री। तो टोटल 3 एंगल होते हैं, इसमें हमारे पास 2 दिया है, तो 72 डिग्री और 90 डिग्री, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे है हमारे पास, फॉर द प्रोसेस टू ऑकर इन आइसोथर्मल, आइसोथर्मल कहने का मतलब टेम्परेचर का जीरो हो जाना। तो टेम्परेचर अगर जीरो हो जाएगा तो एट डेल्टा टी इजकल्स टू जीरो, हमारे पास टोटल एनर्जी जीरो हो जाता है, और क्यू इजकल्स टू माइनस वर्क डन होता है। तो टेम्परेचर जीरो है, तो आइसोथर्मल क्या बोला है, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर जीरो, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट आपको दिख रहा है, तो डेल्टा टी इजकल टू जीरो और डेल्टा यू इजकल टू जीरो दिख रहा है। तो डेल्टा टी इजकल टू जीरो आपका यहाँ पे दिख रहा है, और या फिर आपका क्यू इजकल टू जीरो तो नहीं दिख रहा है, क्यू इजकल टू -W होता, तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो सकता था। अगला हमारे पास, फॉर द रिएक्शन 2 chlorine gas gives chlorine gas the sign of delta H and delta H। देखो साइन ऑफ डेल्टा H क्या होता है, डेल्टा H आपका एनर्जी निकलता है या देना पड़ता है, उसको बोलते हैं डेल्टा H, और डेल्टा एच होता है इंट्रॉपी के लिए। तो देखो हम लोग डेल्टा H के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ से क्या करना है आपको, इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा है ना, तो इलेक्ट्रॉन अगर आपको कहीं से निकालना है तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या होता है, एनर्जी को देना पड़ता है, एनर्जी देना पड़ता है। हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में क्या पढ़ते हैं कि आउटर मोस्ट में अगर इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है तो वहाँ से एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो जुड़ रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो अगर हम लोग वहाँ से निकालना चाहेंगे तो एनर्जी हम लोग को देना पड़ेगा, उल्टा जस्ट प्रोसेस बोल रहा है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहा है तो क्या हो रहा है, एनर्जी आपको देना पड़ रहा है, तो इंडोथर्मिक हो गया। इंडोथर्मिक का मतलब पॉजिटिव वैल्यू, डेल्टा एच का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव। इंडोथर्मिक मतलब आप एनर्जी दे रहे हो, तो डेल्टा एच तो पॉजिटिव हो गया। दूसरा डेल्टा एस के बारे में बात कर रहा है, तो डेल्टा एस क्या होता है, इंट्रॉपी होता है। तो याद रखना कि इंट्रॉपी
रैंडमनेस को बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा एंट्रोपी जो होता है वो गैस का होता है, उसके बाद फिर लिक्विड का होता है, उसके बाद सबसे कम होता है सॉलिड का। तो सॉलिड स्टेट का एंट्रोपी सबसे कम होता है, मतलब रैंडमनेस उसमें सबसे कम होता है। सबसे ज़्यादा रैंडमनेस आपका गैसियस स्टेट में होता है, ज़्यादा मॉलिक्यूल जितना दूर भागेंगे मतलब रैंडमनेस उतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो यहाँ पर चेक कर लो, ये जो 2 क्लोरीन माइनस आयन है, क्योंकि यहाँ पे गैसियस में ही दे रखा है, और लेकिन होता है एक्चुअली ये एक्वस स्टेट में है, ये होता है आपका एक्वस स्टेट में है। माइनस आयन अगर बोला, यहाँ गैस लिखा है एक्वस स्टेट में, ए क्यू यहाँ पे गड़बड़ लिख दिया है, ए क्यू होना चाहिए यहाँ पे। तो एक्वस स्टेट में आयंस के फॉर्म में एक्वस स्टेट में ही लाई करेगा। तो एक्वस मतलब लिक्विड स्टेट में होगा, और यहाँ पे गैसियस। तो कहने का मतलब इधर से इधर रिएक्शन अगर आगे प्रोसीड हो रहा है तो डेल्टा एस भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब पॉजिटिव हो रहा है। तो ऑप्शन सी आपका दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा, करेक्ट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डेल्टा जी इज लेस देन जीरो। तो डेल्टा जी के लिए सारा आप ध्यान से रख लेना कि अगर डेल्टा जी लेस देन जीरो है, मतलब जीरो से कम है, तो रिएक्शन जो है या कोई भी प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप होगा। और डेल्टा जी का वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब उस रिएक्शन को या उस प्रोसेस को करने के लिए आपको बाहर से एनर्जी वगैरह लगाना पड़ेगा, उसको नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब कुछ ना कुछ इनिशिएट करना पड़ेगा। और डेल्टा जी इक्वल टू जीरो है तो मतलब ना ही स्पॉन्टेनियस ना ही नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब वो इक्विलिब्रियम पे चल रहा है। तो डेल्टा जी अगर इक्वल जीरो है तो इक्विलिब्रियम पे चलेगा। तो ये तीनों को याद करना। हमारे पास डेल्टा जी इज लेस देन जीरो बोला है, इसका मतलब स्पॉन्टेनियस होता है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन हेस लॉ से बना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मज़ेदार है, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा बनाने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। तो चूंकि मैंने यहाँ, मुझे वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना था, इसलिए मैंने यहाँ पे बना करके पहले से सॉर्ट आउट करके रख लिया है। देखो हमारे पास क्या है, द इंथाल्पी ऑफ कंबसन ऑफ मीथेन। कंबसन ऑफ मीथेन कहने का मतलब कि कंबसन ऑफ मीथेन बोल रहा है। अब कंबसन ऑफ मीथेन दिया हुआ है, कहने का मतलब CH4 जब कंबसन करेगा मतलब जलेगा। ग्रेफाइट एंड डाई हाइड्रोजन, तो ग्रेफाइट का मतलब कि कार्बन हो गया, डाई हाइड्रोजन करने का मतलब H2 हो गया। इन तीनों कंबसन का आपका वैल्यू दे रखा है, कितना एनर्जी उसमें देना निकलेगा, एनर्जी रिलीज होगा। रिलीज मतलब माइनस वैल्यू, सबका माइनस वैल्यू दे रखा है 298 केल्विन पे। तो मीथेन का दे रखा है -890.3, आपका ग्रेफाइट का दे रखा है -390.5, और डाई हाइड्रोजन का दे रखा है -285.8 दे रखा है। तो तीनों को हम लोगों ने लिख लिया, तीनों का रिएक्शन हम लोगों ने लिख लिया। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या किए हम लोग, देखो बैलेंस करने के लिए 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दे। तो अगर इस चीज़ को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई, सबका बैलेंस इक्वेशन लिखे हैं H2 + ½ O2, क्योंकि हम लोग क्या बोला कि डाई हाइड्रोजन बोला है। यहाँ पे अगर 2 पहले से लिख ले तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन पहले से लिख लेते हैं, 2H2 + O2 गिव्स H2। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ डाई हाइड्रोजन हो जाता है, इसलिए हम लोग 2 को बाद में रखे हैं। पहले ये हमारे पास क्या है, जनरल इक्वेशन दे रखा है, उसका वैल्यू 285.8 दे रखा था। तो 2 यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्या है हमारे पास, पूछा क्या है, इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4। अब इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 बोला, तो CH4 देखो बनेगा कैसे, C+2H2 गिव्स CH4, ये बनेगा। 1 मोल ऑफ CH4 बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, तो हम लोग को CH4 लाना है। तो CH4 देखो कहाँ पे है, CH4 यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। और कार्बन और हाइड्रोजन कहाँ है, कार्बन यहाँ है, हाइड्रोजन यहाँ है। तो हम लोग को बस यही तीनों रखना है, बाकी सारे को कैंसिल आउट कर देना है। तो याद रखना, पहले हम लोग अगर 2 और 3 को ऐड करते तो क्या क्या होता है। तो 2 में C+O2 है, C+O2 + 2H2 + O2 हो जाएगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ½ और 2 कैंसिल हो जाएगा तो O2 हो जाएगा। गिव्स हमारे पास क्या हो जाएगा, ऊपर में कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है इस जगह पे H2, और 2 से मल्टीप्लाई 2H2 है। इसको इक्वेशन नंबर 4 बोलो। अगला है कि हम लोग इस इक्वेशन को क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं। तो हम लोग को फॉर्मेशन, चूंकि ये कंबसन ऑफ CH4 है, हम लोग को फॉर्मेशन ऑफ CH4 के बारे में जानना है, तो इसको राइट साइड पे रखना होगा ना। तो इसको रिवर्स करते हैं, तो अगर इसको हम लोग रिवर्स कर देते हैं तो -890 जो था वो प्लस में 890 हो जाएगा। तो हम लोगों ने उसको क्या कर दिया, रिवर्स करके ऐड कर दिया। रिवर्स मतलब CO2 रिएक्टेंट के साइड, 2H2 और रिएक्टेंट के साइड, और ये प्रोडक्ट के साइड आ गया, और उसके बाद उसको इक्वेशन 4 से ऐड कर देते। इक्वेशन 4 में C+O2 + 2H2 + O2 पहले से था, तो O2 2O2 हो गया, C हो गया, 2H2 हो गया। इसमें क्या ऐड करिए, तो इसको रिवर्स करके मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट वाला रिएक्टेंट साइड में CO2 + 2H2 इधर ऐड कर दिए, और इसमें इस इक्वेशन 4 में हमारे पास क्या था लास्ट में, CO2 + 2H2, CO2 + 2H2 था, इसको उधर हम लोगों ने ऐड कर दिया, CH4 + 2O2, CH4 + 2O2। अब देखो क्या हो रहा है, 2O2 इधर है, 2O2 इधर है, कट गया। CO2 इधर है, CO2 कट गया। 2H2 यहाँ पे, 2H2 कट गया, बचा क्या क्या, तो कार्बन यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन बचा, और यहाँ पे मीथेन बचा। तो हम लोग क्या करते हैं,
हमारे पास लेफ्ट साइड में कार्बन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन और CH4। तो हम लोगों ने क्या क्या किया वो देख लो। तो हम लोगों ने क्या इन दोनों को ऐड किया था, पहले 2 और 3 को ऐड किया था, उनका हम लोगों ने लिख लिया था। उसके बाद रिवर्स करके क्या किया, इसको ऐड कर दो। रिवर्स मतलब माइनस का प्लस हो गया, उसको फिर ऐड कर दे। तो तीनों को अगर आप सॉल्व करोगे तो -78.8 किलो जूल पर मोल आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इस पार्ट को 2-3 बार देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, और नहीं तो एक बार क्या करना, आप बुक खोलना, उसमें हेस लॉ पढ़ लेना एक बार। फिर हमारे पास द कंजुगेट बेस। देखो एसिड के लिए एसिड का कंजुगेट बेस निकालना है, तो बेस निकालना है तो आप H+ निकाल दो, जो भी दिया हुआ है। बेस फाइंड आउट करना है, कंजुगेट बेस तो H+ उस मॉलिक्यूल से निकाल दो। और अगर कंजुगेट एसिड निकालना तो उसमें H+ ऐड कर दो। क्योंकि हम लोग को बेस निकालना है H2O का, तो उसमें H+ निकाल दो। तो H2O से अगर आप H+ निकालते हो तो क्या बचेगा, OH- बचेगा। तो हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है हमारे पास स्पीसीज NH3 इज। अब NH3 के पास NH3 का डायग्राम देखो इस तरह से। तो इसके पास क्या, आपके पास लोन पेयर है। तो जो वैसे स्पीसीज जो लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं उसको लेविस बेस बोलते हैं, और वैसे स्पीसीज जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं उसको लेविस एसिड बोलते हैं। तो यहाँ पे NH3 के बारे में पूछा है, तो ये लेविस एस है, लेविस एसिड तो नहीं हो सकता है। अगला है हमारे पास, फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन A+B गिव्स C+D द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट याद रखना कभी भी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। तो प्रोडक्ट में C+D है, तो इसको ऊपर रखेंगे और A+B को नीचे रखेंगे। तो C+D देखो ऊपर, यहाँ A और B यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है हमारे पास, एज्यूमिंग द कंप्लीट डिसोसिएशन। कंप्लीट डिसोसिएशन करने का मतलब 100% डिसोसिएशन हो जाना है। pH ऑफ द 0.0001 MHCl सॉल्यूशन। अब इसका pH, तो pH का फॉर्मूला क्या होता है, pH इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉग और कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन के बारे में बात करते हैं। तो कंसंट्रेशन H कितना दे रखा है, 0.001। 0.001 इसको हम लोग 1/10,000 लिख सकते हैं, और 1/10,000 10⁴ लिख सकते हैं। और 10⁴ ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻4 हो जाएगा। तो माइनस लॉग टू द बेस 10 इंटू 10⁻⁻4। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या होता है, जो माइनस, ये जो -4 है, ये -4 आगे जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा और बच जाएगा यहाँ पे 10। तो -4 इंटू माइनस log 10, log 10 का वैल्यू आपका 1 होता है। log 10 log टू द बेस 10 और इसका 10 इक्वल्स टू वैल्यू 1 होता है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा, मतलब वैल्यू आपका 4 हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑन द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन। देखो जब आपका ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या बोलता है कि कंसंट्रेशन जिस तरफ बढ़ाओगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका रिएक्शन प्रोसीड करेगा। तो हम लोग H2 बढ़ा रहे हैं, तो ये रिएक्शन, तो H2 मतलब कि हम लोग रिएक्टेंट साइड ही बढ़ा रहे हैं। तो अगर हम लोग रिएक्टेंट साइड बढ़ाएंगे तो प्रोडक्ट के साइड में आपका जो रिएक्शन होगा प्रोडक्ट के साइड में बढ़ेगा। तो रिएक्शन विल प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है, रिएक्शन विल प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ रिएक्टेंट, ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या लिखा हुआ है, रिएक्शन विल प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है हमारे पास, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन नाइट्रिक एसिड HNO3। तो एक्स मेथड से आप निकाल लेना। एक्स मेथड से कैसे निकालेंगे, तो हाइड्रोजन का पता करते हैं। हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है। नाइट्रोजन का कितना है, नाइट्रोजन का ही हम लोग को निकालना है। ऑक्सीजन कितना होता है, 2 होता है। तो एक्स मेथड से निकालते हैं। तो हाइड्रोजन के लिए 1 हो गया, प्लस नाइट्रोजन एक ही है तो नाइट्रोजन के लिए एक्स मान लिए। ऑक्सीजन कितना है, 3 है, और ऑक्सीजन का -2 होता है। पूरे में चार्ज कितना, तो 0 कर लेते हैं। 1 + x, 2 3 ज़ा 6, तो -6 इज इक्वल्स टू 0। -6 + 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू, सॉरी, -6 + 1 -5, x -5 इज इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, +5। तो हमारे पास +5 सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टर्म्ड एज। तो देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मैं बता देता हूँ। ऑक्सीडेशन के बारे में बात करते हैं तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन के बारे में, ऑक्सीडेशन के बारे में मैं बता देता हूँ। तो ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। वहीं रिडक्शन के बारे में बात करें तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ये 3 टर्म अच्छे से याद कर लेना। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। फिर अगला है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ध्यान से सुनना, जब भी हमारे पास सपोज दैट एक रिएक्शन मैं लेकर के चलता हूँ, जैसे हमारे पास है कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स CuO, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड दे रहा है। तो यहाँ पर कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन का इसमें एडिशन हो रहा है। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन हो जा रहा है यहाँ पे, कॉपर का ऑक्सीडेशन। अगर कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है
तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन का क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा, ऑक्सीजन का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा होगा। तो याद रखना, जो मॉलिक्यूल या जो कंपाउंड ऑक्सीडेशन करता है, ऑक्सीडेशन में जाता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। और जिसका रिडक्शन होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज, तो खुद रिड्यूस हो रहा है मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ये तो करेक्ट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूस देमसेल्फ, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को अगर ऑक्सीडाइज कर रहा है तो खुद 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 तो रिड्यूस होगा ही होगा, करेक्ट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लूज इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन और यहाँ पे देखो ऑक्सीजन O2 है, यहाँ पे क्या है O2 माइनस है, मतलब ये गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इस जगह पर क्या कर रहा है, गेन इलेक्ट्रॉन कर रहा है। तो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूस जिसका और रिडक्शन जिसका हो रहा है वो क्या करता है आपका, जिसका रिडक्शन मतलब कि वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लूज इलेक्ट्रॉन, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, विच इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट। अगला हमारे पास द IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। तो IUPAC नेम देखो, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करते हैं, तो कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे काउंट कर लॉन्गेस्ट चेन में, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 6, अगर इधर से काउंट करें तो 5 ही हो रहा था, यही 6 हो जाएगा हमारे पास। अब देखो कि 2 पे डबल बॉन्ड है और 3 पे क्या है, इथाइल ग्रुप है। तो 2 पे डबल बॉन्ड, 3 पे इथाइल ग्रुप, टोटल 6। तो 6 के लिए क्या हो जाएगा, हेक्सिन, तो हेक्सिन 2 पे है और 3 पे क्या है, इथाइल ग्रुप है, तो 3 इथाइल 2 हेक्सिन, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखो आपका CH3OCH3, ये तो आपका ईथर है, और CH3CH2OH ये आपका अल्कोहल है, अल्कोहल। अब दोनों का अगर फॉर्मूला देखोगे तो फॉर्मूला सेम है, कैसे करते हैं देख लो, कार्बन कार्बन दोनों में, 2 कार्बन C2 लिख दिया, हाइड्रोजन 3 दूना 6, हाइड्रोजन 6 हो गया, और ऑक्सीजन है C2H6O। इसमें देखते हैं तो कार्बन कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 3 2 5 और 1 6 है, और ऑक्सीजन कितना है 1। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम लेकिन दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम लेकिन दोनों के पास अलग अलग फंक्शनल ग्रुप, इस तरह के आइसोमर को हम लोग फंक्शनल आइसोमर बोलते हैं। अगला है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब सबसे पहले समझ होता क्या है, न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस लवर, न्यूक्लियस लवर, न्यूक्लियस लवर कहने का मतलब पॉजिटिव चार्ज को लव करने वाला। अब पॉजिटिव चार्ज को जो वही लव कर सकता है जिसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज को वही लव कर सकता है जिसके ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज हो या तो लोन पेयर हो। अब H2O के पास देखो तो H2O के पास दो दो लोन पेयर है, ये न्यूक्लियोफाइल को, ये न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करेगा, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। क्लोरीन के पास यहाँ माइनस चार्ज दिख रहा है, मतलब ये भी न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम कर सकता है। NH3 के लिए देखोगे तो NH3 पे भी आपका क्या है, यहाँ पे लोन पेयर है, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करेगा। नॉट बोला है तो Cl पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब खुद पहले से उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है और वो पॉजिटिव चार्ज को कैसे प्यार कर सकता है, वैसे तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन है उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। न्यूक्लियस लवर करने का जिसको पॉजिटिव चार्ज से प्यार हो, पॉजिटिव चार्ज से उसको प्यार हो जिसके पास या तो नेगेटिव या तो लोन पेयर है, यहाँ पे तो पॉजिटिव उल्टा है, तो आपका नॉट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, तो क्लोरीन प्लस हो जाएगा। अगला हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है, इंडक्टिव इफेक्ट में आपका सिग्मा बॉन्ड से होता है, रेजोनेंस इफेक्ट में आपका पाई बॉन्ड से होता है, हाइपर कंजुगेशन इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। तो ये तीनों का तीनों आपका कोवैलेंट बॉन्ड है। डिस्टिलेशन तो अलग, ये चीज़ प्रोसेस ही अलग, डिस्टिलेशन में हम लोग वाटर को प्यूरीफाई करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। हमारे पास इसका नाम पूछ रहा है, तो नाम में सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन के बारे में बात करते हैं, 1 2, लेकिन नाम में आइसो नियो करके दिया है, तो आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, सेकेंड लास्ट पोजीशन पे सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो जो फर्स्ट में है सेम टू सेम हो जाएगा, उसको अगर इसी पे अगर CH3 एक और रहता तो उसको नियो बोल देते हैं, ठीक है। तो आइसो बोल रहे हैं मतलब सेकेंड पोजीशन पे एक और मिथाइल ग्रुप है। अब टोटल पे काउंट करो नंबर ऑफ, तो 1 2 3 4 5 कितना हो जाएगा, 5 के लिए पेंटेन हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोपेंटेन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारे पास है ओजोनोलाइसिस ऑफ इथीन गिव्स। तो ओजोनोलाइसिस ऑफ इथीन देखो होता कैसे है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 करते क्या है, इसको फर्स्ट स्टेप जो है हम लोग ओजोन के साथ रिएक्शन कराते हैं, और सेकेंड स्टेप जो है वो जिंक के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो ओजोन के साथ रिएक्ट करने से देखो होता क्या है, ध्यान से देखना, CH2 जो है O3 जो ऐड होगा, O CH2 O O इस तरह से,
ये लेकर के चला जाता है, ये इस तरह से लेकर के चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है जब जिंक के साथ रिएक्ट करता है। तो क्या बचेगा यहाँ पे, सी डबल बॉन्ड ओ H2, और यहाँ पे क्या बनेगा, ये बॉन्ड इसके साथ, ये तो ऑक्सीजन तो बाहर निकल जा रहा है, यहाँ पे क्या बनेगा, सी डबल बॉन्ड ओ H2। इसको लिखते हैं हम लोग HCHO लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं HCHO, या फिर आप 2 HCHO लिख सकते हो। अब HCHO क्या है, मिथेनल है। तो क्या बन रहा है हमारे पास, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मिथेनल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या, द नेसेसरी कंडीशन फॉर एनी कंपाउंड टू बी एरोमेटिक। एरोमेटिक के लिए क्या होना चाहिए, तो एरोमेटिक के लिए सबसे पहले तो प्लानरिटी होना चाहिए, मतलब एक ही प्लेन पे लाई करना चाहिए, कहने का मतलब उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। तो वही है प्लानरिटी का मतलब। कंप्लीट डी लोकलाइजेशन कहने का मतलब सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिग्मा डबल, या तो फिर आपका रेजोनेंस का जितना भी आपका रेजोनेंस इफेक्ट को शो कर सकता है, यानी कि सिग्मा डबल बॉन्ड, सिग्मा डबल बॉन्ड एक हो गया, तो यहाँ पे पाई सिग्मा पाई हो जाता है। फिर आपका पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे जो है तो रेजोनेंस को शो करते हैं। तो रेजोनेंस तो यहाँ पे डबल सिग्मा हो रहा है, तो रेजोनेंस तो शो ही कर रहा है। दूसरा लास्ट क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जहाँ पे n का वैल्यू 1 2 3 4 0 कुछ भी रख सकते हो आप, 1 से शुरू करते हैं, 0 नहीं रखना, 0 भी रख सकते हो तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 1 से शुरू करते हैं जनरली, 0 नहीं रखो। तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन आपका होना चाहिए। तो ये तीनों कंडीशन जो है वो एरोमेटाइजेशन के लिए होना, एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए नेसेसरी है। अगर यहीं पे एरोमेटिक की जगह एंटी एरोमेटिक पूछ देता तो ये दोनों प्लानरिटी और कंप्लीट प्लानरिटी और डी लोकलाइजेशन तो होता, लेकिन 4n पाई इलेक्ट्रॉन हो जाता, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन हो जाता अगर एंटी एरोमेटिक के लिए बोला जाता। और केवल नन, और इसके अलावा अगर नन एरोमेटिक बोला जाता तो नन एरोमेटिक में तीनों में से कोई दो जो है आपका नहीं होता, मतलब प्लानरिटी नहीं होता, या डीलोकलाइजेशन नहीं होता, या फिर 4n पाई इलेक्ट्रॉन, या फिर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, इन दोनों में से कोई चीज़ नहीं होता। तो नेसेसरी कंडीशन तो एरोमेटिक होने के लिए तीनों लाई कर रहा है, तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला हमारे पास द डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल का फॉर्मूला CH3CH2OH होता है। अब क्या कर रहे हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 इसके साथ करोगे तो होता क्या है ना, यहाँ से OH जाता है और यहाँ से एक H चला जाता है, तो CH3 को मैं क्या करता हूँ, CH2 और H लिख देता हूँ, यहाँ से एक H चला जाता है, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये बनता है। तो हमारे पास बनता क्या है, फॉर्मूला इसको कंडेंस फॉर्म में लिख लोगे तो कार्बन एक और एक 2, हाइड्रोजन 4, तो क्या हो जाएगा C2H4, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला हमारे पास है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप उसको बोलते हैं जो कि ये बेंजीन है, अगर मान के चलो कोई ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, इस जगह पे प्रेजेंट है, तो इसके फर्स्ट टू, इस पोजीशन को हम लोग ऑर्थो बोलते हैं, इस पोजीशन को हम लोग मेटा बोलते हैं, और इस पोजीशन को हम लोग पैरा बोलते हैं। ठीक है, अब मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहने, अब देखो जो आपका बेंजीन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को करवाता है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल उसके पास आता है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लवर आता है, इलेक्ट्रॉन लवर आता है मतलब कि ऑर्थो और पैरा पे अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है तो आता है। लेकिन अगर ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हम लोग घटा देंगे, देखो बढ़ या घट सकता है ऑर्थो और पैरा पे, तो ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ेगा तो आराम से इलेक्ट्रोफाइल आकर के अटैक कर सकता है। लेकिन ऑर्थो और पैरा पे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम लोग घटा देंगे तो वो कहाँ पे जाएगा, मेटा पे जाएगा। तो वैसा कौन सा स्पीसीज है जो ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो NH2 इसके पास लोन पेयर है, और लोन पेयर है मतलब कि ये क्या कर रहा है, बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डाल रहा है। तो बेंजीन रिंग के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डाल रहा है वो ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। हम लोग ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाने की बात कर रहे हैं। मीथेन के बारे में बात करते हैं, तो मीथेन भी क्या करता है, इंडक्टिव इफेक्ट से ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। NO2 के बारे में बात करें तो NO2 चूंकि नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन से क्या करता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेकर के जाता है। अब नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन जब ऑक्सीजन लेकर के जाता है तो नाइट्रोजन क्या करेगा बेचारा, वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा। तो बेंजीन से अगर इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा, और ऑर्थो पैरा पोजीशन पर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गया तो मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खुद ब खुद बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप आपका ऑप्शन नंबर C NO2 ही होगा। अगला हमारे पास द रिएक्शन यूज्ड फॉर प्रिपरेशन हायर अल्केन्स, अल्केन्स बोले देखो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, इसमें तो बेंजीन बनता है। बीटा एलिमिनेशन ये इसमें क्या होता है आपका
इस बीटा एलिमिनेशन में आपका अल्कीन वगैरह बनता है। कॉल्बे में भी आपका, कॉल्बे में अल्केन बनता है लेकिन इसमें लोअर अल्केन बनता है। वुर्ज रिएक्शन में आपका हायर अल्केन बनता है। होता क्या है, जैसे हम लोग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 ले लें और इसको 2 मॉलिक्यूल सोडियम के साथ करा दें, ट्रीट इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करा दें, तो क्या बन जाएगा, CH3CH3। मतलब एक कार्बन वाले कंपाउंड से हम लोगों ने 2 कार्बन वाले कंपाउंड, मतलब मीथेन से इथेन हम लोगों ने बना लिया, मीथेन से इथेन बना, इसको हम लोग हायर अल्केन बोलते हैं। तो मीथेन से इथेन बन गया, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हायर अल्केन बनाना किससे है, तो वो हो जाएगा उर्ज रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर ए उर्ज रिएक्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैंने जितने भी क्वेश्चंस को बताए, उस क्वेश्चन को मैंने कुछ डिटेल में बताया और कुछ को मैंने यहाँ पहले से लिख करके रखा था और उसको डिटेल में, मतलब कि जितने भी मैंने क्वेश्चंस बताया आपको डिटेल में ही बताया, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस है जैसे कि ये सारे क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस आपको अच्छे से पढ़ना, अच्छे से देखना होगा ताकि आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट होता है, तो इस रिगार्डिंग कुछ डाउट होता है, तो आप डाउट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे 7004231506। इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये इस फाइल को PDF फॉर्म में अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो आपको इसका PDF फॉर्मेट या PDF फाइल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बने रहें एंड बेस्ट ऑफ लक, आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा जाए। चलिए, आशा करता हूँ बहुत अच्छे से लिखो। चलो, बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।